वाले टाइम के अंदर बापू ने बेटे को मार लिया, बेटे ने बापू को मार लिया, चाचा भतीजे को मार ले, साड़ा बहनोई को मार ले, बहनोई साले को मार ले, और फिर भी डोकरे अपने कहते हैं पहला वो टाइम चोखो। फिर क्या अच्छा था? रात को पापा के पास सो रहे, डर लग रहा है सल्टा ना दे। अब कम से कम पापा के पास होते हुए ये डर तो नहीं लगता, पापा को अपने से लग रहा है कि छोरा जवान तो हो रहा है, एक लठ के अंदर ही सल्टा देगा बाद में। तो पहले वाला टाइम अच्छा नहीं था, टाइम अब वाला अच्छा है, आने वाला टाइम और अच्छा होगा, उससे आने वाला टाइम और अच्छा। हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट है, और आने वाला टाइम उत्तरोत्तर और प्रगति करेगा, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आएंगे, ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, दुनिया का और विकास करेंगे। इसलिए कई बार मैं तो इनसे कभी लोड नहीं लेता। कई बार कहते ना आने वाले टाइम में दुनिया सब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सब हो जाएगा, मगर यार आने वाले टाइम में लोग इतने इंटेलिजेंट आएंगे कि उन सब चीजों का हल निकाल लेंगे। क्या आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ जाएगी, अनाज बचेगा नहीं, किसको चाहिए अनाज? नैनो टेक्नोलॉजी आएगी, एक चावल का दाना खाओगे 3 दिन भूख नहीं। अपने आप नई पीढ़ी आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जब चीजें पड़ेगी आपके ऊपर आके, तब सब चीजों के हल निकल जाए। फिर कोई आता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सारे के सारे, अच्छी बात है, पिघलेंगे तो जिनके पास ग्लेशियर है चिंता वो करे, अपने तो पिघलेंगे तो हवा थोड़ी ठंडी आएगी अपनी तरफ, अपने ग्लेशियर का कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो अपने क्यों लोड लेना फालतू में ग्लेशियर का, इतना लोड मत लिया करो अपने भी। आने वाला टाइम अच्छा आएगा, पहले वाला टाइम अच्छा, ये कल नॉस्टैल्जिया में जीने की बातें हैं। जब अक्सर हम बात करते हैं नहीं कोई गांव में डोकरे बैठ के वैसी बातें करेंगे, नहीं कि पहले वाला टाइम, वरना आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी भी रूप से देख लो, पहले वाला टाइम किसी भी तुलना में अच्छा। राजनीतिक रूप से पहले हुआ करता था राजतंत्र, अब क्या है लोक, और लोकतंत्र हमेशा राजतंत्र की अपेक्षा अच्छा। लोकतंत्र कभी भी राजतंत्र से खराब। मुझे याद है मैं किसी क्लास में 2-3 साल पहले की बात है, यूं कोई पढ़ा रहा था तो ये बात आई, तो मैं थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल गया, और मैंने कहा कि यार अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी बुरे से बुरे लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। स्टूडेंट एक खड़े हुए, उन्होंने कहा सर अब इतना भी मत बोलो, ये कोई थोड़ी होता है कि साहब राजतंत्र कितना भी अच्छा और लोकतंत्र कितना भी खराब हो तो भी लोकतंत्र अच्छा होता है। सर लोकतंत्र में 100 कमियां है और राजतंत्र में भी 100 अच्छाइयां होती है। मैंने कहा बात तो सही है, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं, और मुझे इतना एक्सट्रीम नहीं बोलना चाहिए था, चलो जो आपने बात की वो मान लेता हूं, क्या राजतंत्र भी थोड़े ठीक ही होते हैं और लोकतंत्र भी थोड़े खराब होते हैं। पर मैंने कहा मैंने एक लाइन बोली चेयर पे बैठ के कि अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी बुरे से बुरे लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। और आप हाथों हाथ खड़े हुए और आपने खड़े होकर सर आपकी बात गलत है, ये खड़ा होना केवल लोकतंत्र देता है। ये जो ताकत थी कि मेरे बोलते आप हाथों हाथ खड़े हो गए और खड़े होकर आपने कहा कि सर आपकी बात गलत है, ऐसा डेमोक्रेसी में संभव है। वरना अभी राजतंत्र होता, मैं राजा वाली चेयर पे होता, मैं जीभ काट लेता आपकी। आप मेरे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ऐसे यूं आप सामने खड़े होके बोल जाओ, फिर यूं हंसने लग गए तो मैं हंसने लग गया। पर मगर यार राजतंत्र होता तो ये कोचिंग भी पता नहीं होती कि नहीं होती, मैं आपको पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता। तो स्टूडेंट फिर कोई मजाक करने लगे, तो सर फिर आप क्या करते? मैं हमारे बीकानेर में जूनागढ़ के आगे भाला लेके खड़ा रहता, आप अपने अपने किलों के आगे भाले लेके खड़े रहते। और तो क्या होता है, राजा का ऑर्डर आता कभी आक्रमण, जाते वीर गति को प्राप्त होते कहीं पे, पीछे होती तो कोई वो सती होती रहती अपने आप ही बात। और तो क्या क्या किया जा सकता था? आर्थिक रूप से पहले खाने के दाने नहीं थे, बड़कों से आज ही पूछ लो तो वैसी बातें हैं कि साहब अकाल पड़ा था तब खेजड़ी की छाल को पीस पीस के पी गए थे। अब कम से कम भूख से तो नहीं मरे, सुबह शाम रोटड़ी तो मिल ही जाती है। सामाजिक रूप से भेदभाव ज्यादा था, सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, जातियों के बीच का भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, भले थोड़ा ही कम हुआ लेकिन कमी आई। धार्मिक रूप से मेरे तो यह भी बात कभी नहीं समझ में आई, जब कोई भी आजकल आग कर देता, आजकल हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ रही, आजकल अब तो दूरियां खत्म हो गई। आज के 3 पीढ़ी पहले आपस में एक दूसरे के घर पे खाना पीना नहीं था, आज की 4 पीढ़ी पहले हिंदू मुसलमान आपस में युद्ध कर रहे थे, युद्ध, अब तो दंगा ही है। इससे पहले डायरेक्ट युद्ध ही है, इधर से तोप लेके हुआ है और उधर से तोप लेके हुआ है, डायरेक्ट युद्ध हुए साहब।
अब तो आपके फिर भी एक दूसरे के, मुसलमानों के दोस्त हिंदू मिलेंगे, हिंदुओं के दोस्त वो मिल जाएंगे, पहले नहीं था। गांव की वास्तविक सिचुएशन कभी पता करके देखो कि एक दूसरे घर पे खाना भी खाते थे क्या? खाना भी पॉसिबल नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उनके बर्तनों में नहीं खा रही, हमारे बर्तनों में नहीं खाए, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। आने वाले टाइम में ये कमी और दिखाई देगी आपको। तो पहले वाला टाइम अच्छा नहीं था, टाइम कौन सा अच्छा है? आने वाला टाइम और अच्छा आएगा, उससे आने वाला टाइम और अच्छा आएगा। तो ये दो चीजें मेरे कभी नहीं समझ में। एक तो ये, एक कोई आगे कह देता है कि गांव अच्छे होते हैं और शहर बुरे होते हैं। शहर अच्छे हैं, हर तुलना से शहर अच्छे हैं, गांव किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हो सकते। ये नॉस्टैल्जिया है। हम चूंकि गांव के अंदर रहे हुए हैं इसलिए अपने को लगता है नहीं साहब गांव गांव है, लगता है मेरे को मैं गांव गांव है, वहां कुछ ही नहीं है, इसलिए सारे भाग भाग के शहर आ रहे हैं। इसलिए कोई गांव के अंदर रहना नहीं चाहता। शहर हर तरीके से आपको मजबूत करता है, गांव कभी भी आपको मजबूत नहीं कर पाएगा। पर यह है, कुछ चीजें अपनी धारणा में यूं बसी हुई रहती है। मैं खुद भी 10-12 साल हो गए जयपुर रहते हुए, कभी गांव जाता हूं, दादाजी के पास में आस पड़ोस वाले कोई बैठे रहते हैं, देख के वो भी आ ही जाते हैं। अरे तू कब आया, तू कब आया? मैं तो अभी आया था। अरे आजकल तो आता ही नहीं, छुट्टियां होती है तो भी नहीं आता। तो मैं हाँ हाँ, टाइम नहीं मिलता, क्लासे वलासे रहती है। वैसे भले ही तू जयपुर जाके रहने लग गया, पर तेरे को गांव की याद तो खूब आती होगी। तो मैं उनको तो ये कहता हूँ हाँ हाँ, मिस करता रहता हूँ आपको। बाकी मैं मन ही मन सोचता हूँ कि मरे नहीं आती मेरे को यार। तुम्हारे यहाँ 55 डिग्री का तापमान है, बाफन बढ़ जाए आदमी की। ढंग से अच्छे दिन है, भले दिन है, ढंग से रहने दो, क्यों बुलाना है गांव? सुबह शाम बाजरे की रोटियां खा खा के छिल जाते हैं यहाँ से। ये गेहूं के फल के अब जाके मिलने लगे। मैं हमेशा हंसता ही हूं कि यहाँ पे यूं शादियों के अंदर वैसी बातें होती है, या कोई आदमी यहाँ पे कहता है चलो यार बाजरे की रोटी खाते हैं, सांगरी की सब्जी खाते हैं। बोलता है सांगरी की सब्जी कोई कैसे खा सकता है? क्योंकि गांव में सांगरी की सब्जी वाली रुत में जब सांगरी आती है तो 1 महीने तक मम्मी सांगरी बनाती है। सुबह सांगरी, शाम को सांगरी, सुबह सांगरी, शाम को सांगरी। महीने भर बाद मम्मी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तू मिर्चों की चटनी खिला, सांगरी नहीं खाऊंगा मैं। इसलिए मैं किसी शादी में जाता हूं तो वहां सांगरी वाली सब्जी को सबसे पहले साइड में करता हूं कि मैं और कुछ भी खा लूंगा यहाँ पे, लेकिन सांगरी नहीं खाई जाएगी। शहर वाले क्या होते हैं कि 12 महीने में एक बार खाते हैं, इसलिए उनको मजे आते हैं। अरे सांगरी भी क्या होती है? तो सांगरी के भाव बढ़िया 1200 रुपए किलो मिलती है, 1000 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो। शादियों के अंदर सांगरी की सब्जी जिसके बन जाए मतलब वो अमीर आदमी। और लोग तारीफें करते हैं, अरे क्या पैसे लगाए थे बेटी की शादी में, कैसे? तो सांगरी की सब्जी बनाई थी। मैं लिटरली कहता हूं गांव में यदि किसी की बारात आए और वहां पे सांगरी की सब्जी हो, बारात वाले दूर फेंक के जाए, शर्म नहीं है तुम्हें? सांगरियां खिला रहे थे यहां बैठे बैठे। तो ये नॉस्टैल्जिया में नहीं जीने अपने यूं फालतू में। तो क्या लिखा है? जब उसको लगता है कि मेरे से इतना दूर रहना चाहिए, वो दूरी यदि आपने क्रॉस की तो मार देगा। यदि वो दूरी क्रॉस नहीं की, वो कुछ ही नहीं कहेगा आपको। आप आराम से उसके आसपास घूमो बोले। इसलिए आप गिर वाले जंगल में देखा करो कभी, गुजरात में जंगल है गिर, और उसके सारे फोटो वोटो देख लो। सड़क के बीचों बीच आराम से सो रहा है, फोटो खींच रही है जनता आसपास से, कोई लोड ही नहीं है। उल्टे पोज दे रहा है, इधर से ले, इधर से थोड़ा कैंडिड पिक ले, इधर से मैं हैंडसम ज्यादा लगता हूं। कोई दूर दूर तक लोड नहीं लेता है। उसके डेंजर जोन में मत जाइए आप। इसलिए जो गाइड वगैरह होते हैं वहां पर वो बताते रहते हैं इतनी दूर आप रुक सकते हो। पर एक तो बहुत अच्छा सा किस्सा ही है 2012 का। अच्छा तो क्या बुरा किस्सा है कि 2012 के आसपास जब मोदी जी अपने गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब गुजरात के कोई वन मंत्री थे और उनका सारा फोटोग्राफी करता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। जिसका जीजा ही मंत्री हो, साला तो कुछ भी कर सकता है बाद में। उसने कहा जीजा जी भाई मुझे ये फोटो लेने वाइल्ड लाइफ के, शेरों के, शेरनी के, बच्चों के फोटो लेने। जीजा जी ने वन मंत्रालय में फोन किया, भाई मेरे साला जी आएंगे और जितनी फोटो लेने चाहिए व्यवस्था करो। आगे रेंजर ने आगे फोन किया, सब कांस्टेबल सब दुरुस्त। आज भाई तुम्हारा और कोई काम नहीं है, आज एक ही काम है कि साला बाबू आएंगे और उनको खूब सारे फोटो दिलवाने, शेरों को इकट्ठा करके रख लेना तुम सबको। और वो जो कांस्टेबल होते हैं, जानवर ये भी है, जानवर की समझने की क्षमताएं आदमी से मुझे लगता है ज्यादा ही होती है कई मामलों में। इसलिए वो समझता है कि मेरा कौन है और दूसरा कौन है। इसलिए जो रेगुलर वहां पे कांस्टेबल वगैरह रहते हैं वो तो यदि पास भी चले जाए तो भी नहीं खाते, तो वो तो उनको वैसे इकट्ठा करके ले आते हैं। जो भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके नहीं लाते, लो लो चलो चलो उधर चलो उधर चलो। तो बेचारे 2-4 कांस्टेबल गए और कांस्टेबल जाके शेरों को इकट्ठा करके लिए आए। शेरों का एक पूरा जोड़ा इकट्ठा कर लिया, शेर है शेरनी है उसके बच्चे हैं, उस टाइप से पूरा एकदम इकट्ठा करके लेके आज गए। अब वो वहां पे और फोटो ले उनके, तो कभी इधर से फोटो ले ले, कभी इधर से फोटो ले ले। यूं करते करते वो नजदीक आगे फोटो लेने लगा।
नजदीक आया तो कांस्टेबल ने कहा साहब नजदीक मत आओ, जानवर है ये, थोड़ी समझता है और ये हमला कर देगा। तो तेरे पे तो नहीं कर रहा, तू पास में खड़ा है। अरे मुझे पहचानता है, मेरी वर्दी पहचानता है, मेरी सुगंध पहचानता है, ये जानता है कि मैं इसको कुछ भी नहीं कहूंगा। आप नए हो, नई सुगंध आएगी जानवर को, जैसे ही डेंजर जोन में जाओगे मार देगा आपको। तो तब तो एक बार पीछे हट गया। फिर उसने कहा थोड़ा सा बस इधर से एक पोज लेना है। फिर उन्होंने कहा साहब अब देखो ये लिमिट है, इससे आगे आओगे जानवर का भरोसा नहीं है और जानवर मार देगा। और उसको लगता है कि यार झूठ बोल रहे हैं, खुद तो बेटे आसपास घूमते हैं, खुद तो कभी इसको इधर कर रहे हैं शेर को, कभी इधर कर रहे हैं, इनको तो नहीं खा रहा और मेरे को कैसे खा जाएगा। और उसको लगा अब ये शेर पालतू जैसे हैं, ये नहीं खाएंगे। यूं करता करता वो कैमरा लेके एकदम पास चला गया। जैसे पास जाता वो शायद अब तो यूट्यूब से वीडियो हटा दिया होगा, बहुत दुर्दांत वीडियो है। और जैसे ही पास जाता है वो शेर झपट्टा मारता है उस पर। झपट्टा मार के पहले तो गर्दन अलग फेंकता है, गर्दन नहीं पकड़ता डायरेक्ट, यहां से जाके गर्दन अलग धड़ अलग। फिर उसके गर्दन को पकड़ता है, अपने मुंह में पकड़ता है, पकड़ के साइड में भागता है और गर्दन को निचोड़ता है कई देर तक, फेंकता है उसको साइड में, वापस आता है उस जगह पे, उसका जो धड़ पड़ा होता चीरता है उसको भयंकर तरीके से। पर तब तक उस पर आक्रमण नहीं करता जब तक उसके डेंजर जोन में नहीं गया। सिंह गमन, शेर अपने रास्ते पे चलता रहता है, वो आपके बीच में नहीं आएगा, आप आओगे। शेर के लिए और कहा जाता है कि शेर को यूं पता और चलता है कि किधर से उस पर आक्रमण हो सकता है, किधर से नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत कुछ छुप के ही मारा जा सकता है, वरना शेर मरे नहीं जल्दी से। यूं नॉर्मली माना जाता है अपने 4 दिशाओं में देख सकते हैं, भाई मैं आगे देख लूं, इधर देख लूं, इधर देख लूं, पीछे देख लूं। शेर के लिए शेर ऊपर का भी ध्यान रख लेता है, शेर 5 दिशाओं में देख लेता है। इसलिए शेर का पर्यायवाची है पंचानन। क्या बोलते हैं? 5 मस्तक है उसके, वो पंचानन है। और इसलिए कहते हैं कि शेर मान लो भूखा है और शिकार के लिए निकला, यहां से निकल के वहां तक गया, तो उसके ये कभी डाउट नहीं रहेगा कि यार आ तो गए, क्या पता बीच में कोई जानवर रह गया हो, इधर वाली झाड़ियों में देखा नहीं, वापस नहीं आएगा, भूखा मर जाएगा लेकिन इस रास्ते से वापस नहीं आएगा, अगला रास्ता चेंज करेगा। उसे कॉन्फिडेंस है कि मैं निकला हूं तो जानवर नहीं बचा, मैं निकला हूं तो मेरी नजरों के सामने जो कुछ आया होगा आया होगा। तो सिंह गमन, अगला क्या शब्द है? सतपुरुष वचन, सज्जन आदमी। एक बार जो बात कहता उसे मुकरता नहीं है। शेर एक बार जिस रास्ते का चुनाव कर ले उस रास्ते से टलता नहीं है। सज्जन आदमी एक बार जो बात बोलते उसे मुकरता, भाई ये नहीं आज मैंने आपको कोई बात बोली, कल कोई बोल दी, परसों कोई बोल, चुनाव कर ले उस रास्ते से टलता नहीं है। सज्जन आदमी एक बार जो बात बोलते उसे मुकरता, भाई ये नहीं आज मैंने आपको कोई बात बोली, कल कोई बोल दी, परसों कोई बोल दी। थूक के चाटने की प्रवृत्ति सज्जन लोगों में, उन्होंने एक बार एक बात कही वो जिंदगी भर अटल रहेंगे, भाई ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था। अगला क्या है? कदली फल एक बार, केले के पेड़ पे एक ही बार फल आता है। केले के पेड़ पे जहां एक बार केला लग गया वहां पे दोबारा नहीं लगेगा। शेर एक बार जिस रास्ते से जाता उसका चुनाव दोबारा। सज्जन आदमी एक बार कहने के बाद बात से पलटता। केले के पेड़ पर दोबारा फल। अगला शब्द क्या? तिरिया का मतलब होता है लड़की, तिरिया का मतलब है महिला, इसका मतलब लड़की की शादी एक ही बार होती है। शादी में तेल चढ़ाया जाता है। ये उस समय के सामाजिक मूल्य हैं जब अपने रीमैरिज नहीं हुआ करती, लड़कियों की शादी दोबारा नहीं हुआ करती। तो कहा गया लड़की की शादी एक ही बार होती है, लड़की को तेल एक ही बार चढ़ाया जाता है। और मैं तो कहता हूं आज भी जब रीमैरिज होने लग गए, हमारा समाज इनको एक्सेप्ट कर चुका है, समाज अपने नियम बदल चुका है। पहले लड़की की शादी दोबारा नहीं होती, आज दोबारा होने लग गई, लेकिन अब भी रीमैरिज में तेल नहीं चढ़ता। अभी कहते हैं सैंपल बाकी के सारे रीति रिवाज हो जाएंगे, तेल चढ़ाने वाली रीति रिवाज अब भी नहीं होती कि लड़की के तेल एक ही बार चढ़ाया जाता, शादी के टाइम की रस्म है। अगला क्या है? और हमीर जैसी जिद चढ़े न दूसरी बार, ये काम दोबारा नहीं हो पाए कभी। शेर एक बार जिस रास्ते से गया उसे पलट के नहीं आया। सज्जन आदमी एक बार जो बात कहता है उसे टलता नहीं है। केले के पेड़ पर दोबारा फल नहीं आते, लड़के के दोबारा तेल नहीं चढ़ाया जाता, मतलब शादी नहीं होती। और हमीर जैसी जिद ना भूतो ना भविष्य थी, ना तो उससे पहले किसी ने की थी। क्या किस बात की जिद है? शरणागत की रक्षा करने की। ना तो उससे पहले कोई इस प्रकार की कर पाया था, ना उसके बाद कोई इस प्रकार कर पाया। आई बात समझ? बोलो देखे दुआ क्या? सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर। आई बात सुन? फिर मैंने बता दिया कि सामाजिक मूल्य है कि आज अपने भले ही कहें कि वो अपनी जिद के लिए मर गया था, कट के मर गया था, हट के लिए मर गया था, पर हमें ये बात माननी पड़ेगी कि सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों के अलग अलग होते हैं। उस समय का जो समाज था उसके सामाजिक मूल्य अलग थे, आज का जो अपना समाज है उसके सामाजिक मूल्य अलग। इसलिए आज कोई बैठ के कहेगा यार मूर्ख आदमी था, क्यों मरा? अलाउद्दीन के दुश्मन थे, घर से बाहर फेंक